एमएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की CT10 की बायो इनऑर्गेनिक, बायोफिजिकल एंड बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कक्षा में स्वागत है। आज हमने अभी तक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के अंतर्गत बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनर्जी ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपादित है और आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। यानी शरीर में जितना भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एनर्जी गिविंग होता है, एनर्जी देना होता है, ये सब प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ए पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल आकार का एक ऑर्गन है और ये टिपिकली बहुत माइक्रोमीटर लंबा होता है और इसका डायमीटर लगभग 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। डायमीटर जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है और सेवरल माइक्रोमीटर ये लंबा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर यूनिट सेल में कितने उपस्थित होंगे वो उस कोशिका की टिश्यू डिमांड्स पर निर्भर करता है। यानी वह कोशिका कौन से ऊतकों का निर्माण कर रही है, कौन से टिश्यूज़ का निर्माण कर रही है और उन टिश्यूज़ का क्या कार्य है, वहाँ पर कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, इस आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में संख्या निर्धारित होती है। जैसे यदि हम उदाहरण लें तो ह्यूमन लिवर सेल या मानव के लिवर के अंदर 5000 से 10,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। यानी कितनी अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में हो सकते हैं कि एक छोटी सी सेल जो हमें अपनी आँखों से कभी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें उस सेल को देखना होता है, उसके अंदर 5,000 to 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन लिवर सेल में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता होती है कि ये दो अलग अलग परतों से मिलकर बना हुआ होता है। बाहर वाली परत बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन या चिकनी परत होती है और अंदर वाली परत फोल्डेड होती है और फोल्डेड परत में लगातार फोल्ड होते हैं और उन फोल्ड के कारण अंदर की परत का क्षेत्रफल जितनी जगह में वो उपस्थित है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अंदर जो फोल्ड में ऊंचाई और ढलान दोनों मिलकर यदि हम उसकी संरचना को देखें तो इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी सेप्ट जो है वो इनर मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स में बांट देता है। फर्स्ट है मैट्रिक्स और सेकंड है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो अंदर के क्रिस्टी होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को दो भागों में बांट देते हैं, मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनकी कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन
आउटर मेम्ब्रेन कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को संपादित करती है, यानी कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा संपादित की जाती हैं और ये परमिएबल होती है मॉलिक्यूल्स के लिए और इनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 तक होता है या इनका मॉलिक्यूलर वेट 5000 तक का होता है। यानी जब मॉलिक्यूलर वेट 5000 तक यदि कोई मॉलिक्यूल इसकी संपर्क में बाहर वाली मेम्ब्रेन की संपर्क में आता है तो ये उसके लिए परमिएबल है, परंतु इससे बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल के लिए ये परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा जो इसकी मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हाई रेशो इसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का होता है। जो अंदर वाली जो बनी हुई है जिनमें क्रिस्टाई प्रेजेंट होते हैं और जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बन जाता है उसके आकार की तुलना में, वहाँ पर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड एक हाई रेशो में होते हैं, यानी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का रेशो 3:1 का होता है। ये इम्परमिएबल होती है। ज़्यादातर आयनों के लिए ये इम्परमिएबल होती है, यानी अपारदर्शी, मतलब जो पदार्थ है आयन्स हैं वो इसमें सरलता से नहीं आ जा सकते, यानी ज़्यादातर आयनों और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होती है ये। और इसका जो परमिएबिलिटी बैरियर है वो प्रोटॉन्स और कोफैक्टर्स, ये प्रोटॉन्स को रोकता है और इसके कोफैक्टर को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि NADPH के फ्री मूवमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में NADH जो कोएंजाइम है इसका फ्री मूवमेंट हो सके, इसके लिए इस लेयर में बाहर के ज़्यादातर आयनों और पोलर मॉलिक्यूल्स का आना अवरुद्ध होता है या बाधित होता है। इनर मेम्ब्रेन का रोल ऑक्सीजन का कंजम्पशन और ATP का फॉर्मेशन है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इसकी संरचना जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अनुसार है। डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल चिकनी है, अंदर वाली में क्रिस्टाई बने हुए हैं और जो अंदर क्रिस्टाई हैं उनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है और यहाँ पर DNA इंटर मेम्ब्रेन पर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर DNA भी उपस्थित होता है। तो मेन जो शक्तिगृह वाला काम है सेल का वो क्रिस्टाई के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। यानी ऑक्सीजन, इनर मेम्ब्रेन्स जो है वो ऑक्सीजन का कंजम्पशन करती है, ऑक्सीजन लेती है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का काफ़ी हाई रेशो होता है और ADP जो है वो एनर्जी इकट्ठी करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है। यानी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होता है और दूसरे एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर यानी मैट्रिक्स में DNA और राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को देखें तो इस इनर मेम्ब्रेन में NADPH
हाइड्रोजन के एक आयन को लेता है और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेता है, NAD+ में कन्वर्ट होता है और H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ पर माइनस गिव्स फ्री एनर्जी इस अभिक्रिया की डेल्टा G = -52.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। दूसरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो है FADH2 + ½ O2 gives FAD + H2O। यहाँ पर डेल्टा G 0 ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है और यहाँ पर ये कितनी निकलती है, -43.4 किलो कैलोरी पर मोल की ऊर्जा निकलती है। यानी NADPH और FADH2 दो ऐसे कोएंजाइम हैं जिनकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कोशिका के अंदर एकत्रित हो जाती है या ऑक्सीकरण की अभिक्रियाओं के अंदर काम आती है। गिब्स फ्री एनर्जी माइनस होने का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। बोथ कोएंजाइम्स प्रोटीन एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों जो कोएंजाइम हैं वो प्रोटीन और ऊर्जा के रिच मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी ट्रांसफ़र पोटेंशियल रखता है। जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है उससे हाई एनर्जी पोटेंशियल निकलता है और उच्च ऊर्जा के बंध के द्वारा, उच्च ऊर्जा के फास्फेट बंध के द्वारा जो है एनर्जी ATP से ATP में कन्वर्ट होकर के उसके अंदर एकत्रित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है उससे कोएंजाइम का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फ्री एनर्जी रिलीज़ करता है और ये फ्री एनर्जी मोस्ट ऑफ द ATP के फॉर्मेशन में काम आती है, बनाते हैं। ये ATP से बनी हुई एनर्जी एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। ये रिएक्शन सीधी नहीं होती है और ये बहुत से इंटरमीडिएट्स के द्वारा संपादित की जाती है, यानी इस अभिक्रिया का डायरेक्ट नहीं होती है और इसके अंदर बहुत से इंटरमीडिएट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिड्यूस कोएंजाइम एंड ऑक्सीजन इज paralleled out and is released in increment to maximize the opportunity for ATP generation। यानी कि इंटरमीडिएट्स के द्वारा यह अभिक्रिया होती है और जो ऊर्जा है एकदम बहुत अधिक मात्रा में नहीं निकलती है और छोटे छोटे बंडल के रूप में, स्मॉल इंक्रीमेंट्स के रूप में, स्मॉल पार्सल के रूप में निकलती है और इस कारण से ताकि उसका मैक्सिमम उपयोग हो सके और मैक्सिमम मात्रा में एनर्जी जनरेट की जा सके। और ये जो चेन ऑक्सीडेशन की है वो साइटोक्रोम के द्वारा संपादित की जाती है और चेन ऑफ साइटोक्रोम्स ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है बहुत से साइटोक्रोम के द्वारा ऑक्सीजन तक होता है। 1930 में डेविड कैलिन ने इस बात को बताया था। बहुत मतलब वाइड स्प्रेड में, यानी बहुत ज़्यादा प्रचारित मात्रा में साइटोक्रोम का जो रेस्पिरेशन में उपयोग होता है, इसको
कैलिन ने रिकॉग्नाइज किया था और उन्होंने बताया कि 3 मेन टाइप के साइटोक्रोम होते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में काम आते हैं। पहला है साइटोक्रोम ए, दूसरा है साइटोक्रोम बी, तीसरा है साइटोक्रोम सी। इन तीनों में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पोरफायरिन रिंग है, यानी साइटोक्रोम में भी कौन सी रिंग पाई जाती है? पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। पोरफायरिन रिंग एक्चुअल में टेट्रापायरोल रिंग कॉन्जुगेशन में जुड़ी हुई होती हैं। तो साइटोक्रोम यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी उसी तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप रखता है जैसा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाया जाता है। साइटोक्रोम ए वही प्रोस्थेटिक ग्रुप रखता है जो हीम ए में होता है। हीम ए वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप साइटोक्रोम ए में पाया जाता है। और साइटोक्रोम सी में हीम सी वाला ग्रुप होता है और इसे सबसे पहले हॉर्स हार्ट में इसकी स्ट्रक्चर स्टडी की गई थी और सबसे पहले इसको यीस्ट में डिस्कवर किया गया था। विनाइल ग्रुप प्रोटीन के साइटोक्रोम सी में विनाइल ग्रुप एक ईथर लिंकेज के द्वारा सिस्टाइन रेसिड्यू से प्रोटीन में जुड़े हुए होते हैं। ए एंड बी साइटोक्रोम ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है और हीम जो है वो नॉन कोवेलेंटली प्रोटीन्स के द्वारा, हीम ग्रुप जो है वो नॉन कोवेलेंटली प्रोटीन ग्रुप के द्वारा प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सेकंड वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।